कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग मैथ पेडागोजी का क्लास करने वाले हैं, जैसा कि सभी साथी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग का मैथ पेडागोजी के ऊपर क्लास नंबर 12 है। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग मैथ पेडागोजी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपको सीधे सीधे के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आइए हम लोग बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें देखिए क्या बोला। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट करिए। ठीक है मेरे साथी, आप लोग थोड़ा सा उंगली चलाइए, ठंडा में आप लोग का उंगली जम गया है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्व कौशल है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से संख्या पूर्व कौशल कौन होगा। मतलब संख्या पूर्व कौशल का क्या मतलब होता है? संख्या सीखने से पहले का कौशल, मतलब संख्या के बारे में सीखने से पहले का कौशल कौन है, बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है संख्याओं के चिन्हों को पहचानना, बी में है संख्याओं को शब्दों में लिखने की योग्यता, सी में है गिनती लिखने की योग्यता, डी में है वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता। बताइए मेरे साथ क्या हो जाएगा। देखिए संख्याओं के चिन्हों को पहचानना, ये क्या है? संख्या सीखने के बाद का कौशल है, तो ये नहीं होगा, हमको तो संख्या पूर्व कौशल बताना है। बी में है संख्याओं को शब्दों में लिखने की योग्यता, ये भी नहीं होगा, क्योंकि संख्या के बारे में बच्चा सीख जाएगा उसके बाद में उसको शब्दों में लिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गिनती लिखने की योग्यता, बच्चा जब संख्या के बारे में सीख जाएगा तभी तो गिनती लिखने की उसमें योग्यता आएगी ना, तभी तो गिनती लिख पाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही जाएगा? तो सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों जाएगा? वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता ये संख्या पूर्व कौशल में शामिल है। बच्चा संख्या सीखने से पहले वस्तुओं को वर्गीकृत करना सीख जाता है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को भिन्न एवं उनकी संक्रियाओं के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के साधन का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। अब बताइए मेरे साथी, कौन सा शिक्षण अधिगम के साधन का सबसे अच्छा उपयोग हम लोग कर सकते हैं भिन्न और उनकी संक्रियाओं को बालकों को समझाने के लिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बोला है वृत्ताकार पाई के बराबर टुकड़े, बी में चित्र जो कि 1/2 और 1/4 को दर्शाते हो, सी में क्या है श्यामपट्ट पर रेखाखंड बनाना, और डी में क्या है श्यामपट्ट पर लिखे भिन्नों का प्रतीकात्मक रूप। देखिए मेरे साथी, श्यामपट्ट पर लिखे भिन्नों का प्रतीकात्मक रूप बच्चा को सिखाने का अच्छा माध्यम नहीं होगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पे चित्र के माध्यम से कोई भी गतिविधि के माध्यम से अच्छा सीख पाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। श्यामपट्ट पर रेखाखंड बनाना, ये भी आपका यहाँ माध्यम सही नहीं होगा, ये भी आपका उपयोगी नहीं होगा, तो ये दोनों आपका उपयोगी नहीं होगा। अब बी में क्या चित्र जो कि 1/2 और 1/4 को दर्शाते हैं, तो क्या है मेरे साथ चित्र की बात चल रहा है, मतलब बच्चा यहाँ पे क्या करेगा? लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखेगा, देख कर सीखेगा, तो ये चल सकता है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या है वृत्ताकार पाई के बराबर टुकड़े, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका ज्यादा सही है, ज्यादा श्रेष्ठ है और आपका बेस्ट ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। देखिए क्या बोला है, अपनी कक्षा 5वीं की गणित की परीक्षा में सरोज लिखते हैं। अपनी कक्षा 5वीं की गणित की परीक्षा में सरोज क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं कि 4.1 से 3.24 बड़ा है। क्या इनका कहना है? इनका जो लिखे अपने कॉपी में कि 4.1 से 3.24 बड़ा है, तथा यह तर्क देते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या हमेशा 1 या 2 अंकों की संख्या से बड़ी होती है। यह डैश का उदाहरण है। बताइए मेरे साथी, जो यहाँ पे सरोज के द्वारा गलती देख रहे हैं, जो त्रुटि देख रहे हैं, यह यहाँ पे यह किस चीज का उदाहरण होगा, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है लापरवाह त्रुटि, बी में है बोध गम्यता से संबंधित त्रुटि, सी में है धनात्मक त्रुटि, और डी में है दोनों लापरवाह त्रुटि और बोध गम्यता से संबंधित त्रुटि। बताइए क्या होगा। देखिए मेरे साथी, यहाँ लापरवाह से त्रुटि नहीं है, तो पहले इसको ऑप्शन को काटना है, ये लापरवाह त्रुटि नहीं है। फिर क्या है बोध गम्यता से संबंधित त्रुटि, ये भी त्रुटि यहाँ पे ये नहीं है। फिर क्या है दोनों लापरवाह त्रुटि और बोध गम्यता से संबंधित त्रुटि, तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा अधनात्मक त्रुटि, मतलब बच्चा यहाँ उस चीज की अवधारणा को अभी तक नहीं समझ पाया है, मतलब
दशमलव के डेसिमल के कॉन्सेप्ट को बच्चा अभी सही से नहीं समझ पाया है, नहीं सीख पाया है, इसलिए वहां पे वो गलती कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, धनात्मक त्रुटि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में सकते हैं। तो देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीकरण का तात्पर्य है। अब बताइए गणितीकरण का तात्पर्य क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार। तो देखिए ये में गणितीकरण विचारों की व्याख्या करना या व्यक्त करना, बी में पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना, सी में गणित में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना, डी में चीजों को गणितीय ढंग से देखने का कौशल। तो देखिए मेरे साथी, चीजों को गणितीय ढंग से देखने का कौशल, ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग गणितीकरण का तात्पर्य में ये शामिल हो जाएगा, गणितीकरण का ये मतलब हो जाएगा। गणित में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना ये नहीं होगा, गणित का मतलब ये नहीं, गणितीकरण का मतलब ये नहीं है कि बच्चा उसमें अच्छे ग्रेड और अच्छा अंक प्राप्त करे, क्या होगा, गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के सही प्रश्नों को हल करना, गणितीकरण का मेरे साथ ये मतलब नहीं है कि बच्चा पाठ के सही प्रश्न को हल करे। फिर ए में क्या है, गणितीय विचारों की व्याख्या करना या व्यक्त करना, ये भी क्या हो जाएगा, इसके तात्पर्य में शामिल हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या मिल गया, ए और डी। अब देखिए ए और डी कौन सा ऑप्शन में है, तो ए और डी है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को थोड़ा सा, जरा सा, कहीं कोई दिक्कत, कोई लेकिन किंतु परंतु, तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करिए। ठीक है मेरे साथी, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, आइए मेरे साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, सभी साथी क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक गणित में अंतःविषयकता की वृद्धि में सहायता करेगी। सबसे पहले सभी साथी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि कौन सी आकलन तकनीक गणित में अंतःविषयकता की वृद्धि में सहायता करेगी। तो अंतःविषयकता का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है गणित को अन्य विषयों के साथ जोड़कर सीखना, गणित को अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करके सीखना। अन्य विषय जैसे हो गया, गणित को हम लोग ईवीएस के माध्यम से सीख सकते हैं, विज्ञान के माध्यम से सीख सकते हैं, सोशल साइंस के माध्यम से सीख सकते हैं, मतलब किसी भी अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करके सीखना। अब हमको बताना है कि गणित में अंतःविषयकता की वृद्धि ऐसा कौन सा आकलन तकनीक है जो करेंगे। बताइए मेरे साथ, हमको उस आकलन तकनीक का नाम बताना है। तो ए में दिया है पोर्टफोलियो, बी में है परियोजना, सी में है क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं फील्ड ट्रिप, और डी में है अवलोकन। बताइए मेरे साथी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आकलन तकनीक है पोर्टफोलियो, इसमें कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा, परियोजना आपका सहायता प्रदान करेगा, क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप आपका सहायता प्रदान करेगा, अवलोकन भी मेरे साथ यहाँ नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा, तो देखिए हमारा सही जवाब मिल गया बी और सी। तो बी और सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को थोड़ा सा, जरा सा, कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। सभा को विभिन्न अभिविन्यासों में आयतों का एक सेट दिया गया था। मेरे साथी सभा नाम की एक विद्यार्थी है, उसको विभिन्न अभिविन्यासों में आयतों का एक सेट दिया गया, मतलब आयत की आकृति से बना हुआ एक सेट उसको दिया गया। ठीक है, उसने देखा कि सभी आयतों में विपरीत भुजाएं क्रमशः समान थी। अब उसने क्या देखा कि सभी आयतों में विपरीत भुजाएं क्रमशः समान थी। ठीक है, अब हमको बताना है कि वह वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है। बताइए मेरे साथ, सभा जो है वो वैन हेले साहब के ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है, किस लेवल पर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है दृष्टिकरण, बी में है विश्लेषण, सी में है अनौपचारिक निगमन और डी में है औपचारिक निगमन। बताइए कौन सा चरण होगा। इस क्वेश्चन का सभी साथी सही सही जवाब लिखिए, आप लोगों के पास 10 सेकेंड का टाइम है। तो मेरे साथी लिख दिए तो सही जवाब। देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा विश्लेषण। विश्लेषण क्यों जाएगा, क्योंकि आप सभी साथी याद करिए, हम लोग पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। यहाँ क्लियर बोला है कि उसने देखा कि सभी आयतों में विपरीत भुजाएं क्रमशः समान थी। अब वो कैसे जान रहे कि समान है, क्योंकि वहां वो सभी आयतों के गुण को समझने में सक्षम है, और जहां गुण को समझने में सक्षम है वहां बच्चा वैन हेले साहब के ज्यामितीय चिंतन के विश्लेषण के स्तर पर पहुंच जाता है। मतलब विश्लेषण के स्तर पर ही बच्चा किसी भी आकृति में उसके गुण को समझने में सक्षम हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, विश्लेषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालिसिस। अब ये कौन सा उनका लेवल है, तो मेरे साथ ही
बैन हेले साहब के जमीन चिंतन के अंतर्गत विशेषण जो है हमारा लेवल 1 है। क्या है? लेवल 1। और लेवल 0 क्या है? दृश्यीकरण। क्या है मेरे साथी? लेवल 0 है हमारा दृश्यीकरण। और जो अनौपचारिक निगमन है ये हमारा है लेवल 2। क्या है मेरे साथी? लेवल 2। और ये औपचारिक निगमन जो है ये हमारा लेवल 3 है। और लेवल 4 क्या है? लेवल 4 होता है कठिनाई का, जिसको लोग बोलते हैं रीगर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रीगर। ठीक है, तो बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति गणित के एक अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त है? अब बताइए कौन सी युक्ति सबसे उपयुक्त होगा, सबसे अच्छा होगा? बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए बोला है विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा की गई समस्याओं को हल करने के लिए उसी युक्ति का पालन करने का निर्देश दे। बी में विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक युक्तियों तलाशने के लिए प्रोत्साहित करे। सी में विद्यार्थियों को उसी पैटर्न पर अधिक अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करे जैसा कि कक्षा में चर्चा की गई है। डी में समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निगमनात्मक दृष्टिकोण का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करे। बताइए मेरे साथी। देखिए सभी साथी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़ के समझ लीजिए। जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो समझिए कि आपका आधा जवाब, आधा सॉल्व सवाल आपका उसी समय हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्लियर बोल दिया है कि छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति गणित के एक अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त होगा। मतलब एक अध्यापक के लिए कौन सा युक्ति उपयुक्त होगा हमको वो बताना है, रचनात्मक आपका क्षमता बच्चों में बढ़ाने के लिए। देखिए हमको जो यहाँ ए में दिया है विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा की गई समस्याओं को हल करने के लिए उसी युक्ति का पालन करने का निर्देश देना। देखिए यहाँ जो दिया है कि उसी युक्ति का पालन का निर्देश देना, तो ये रचनात्मकता को बहुत कम स्तर तक आंकने का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। फिर बी में क्या है? विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक युक्तियां तलाशने के लिए प्रोत्साहित करना। ये एकदम बात सही नहीं है। मतलब विद्यार्थियों को समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक मतलब वो अपने अनुसार बहुत तरीके का युक्ति लगाए और उस पर सोचे समझे विचार करे और समस्या को हल करने का प्रयास करे। तो मेरे साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर क्या बोला? विद्यार्थियों को उसी पैटर्न पर अधिक अभ्यास। देखिए उसी पैटर्न पर नहीं, मतलब एक ही पैटर्न पर अधिक अभ्यास करने पर जोर नहीं देना है के लिए प्रोत्साहित कर, जैसा कि कक्षा में चर्चा की गई। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निगमनात्मक दृष्टिकोण का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करे। ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? इसमें बोला है मेरे साथी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से गणित के आकलन में किस पर सबसे कम ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अब बताइए हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से गणित के आकलन पर सबसे कम ध्यान किस ऑप्शन पर केंद्रित होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे कम ध्यान हम लोग को केंद्रित करना है गणित के आकलन करते समय। तो ऑप्शन कौन सा है? सभी साथ इसको तलाशिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए बोला विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ पर। मेरे साथ इस पर तो अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, तभी तो हमारा गणित का आकलन सही से हो पाएगा, क्योंकि ये बात कर रहा है विद्यार्थियों के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की। तो क्या हो जाएगा? ये उपयोगी हो जाएगा। बी में क्या है? समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक प्रवाह पर। प्रक्रियात्मक प्रवाह का मतलब होता है बच्चों को नियम और सूत्र का उपयोग करने पर बल देना। क्या होगा मेरे साथ? यहाँ पे नियम और सूत्र के उपयोग पर बल। उपयोग पर बल देना। क्या है? और सीओ बोला है विद्यार्थी के अनुकूली विवेचन तर्कना पर। तो ये क्या हो जाएगा? अत्यधिक केंद्रित करने की आवश्यकता है, अत्यधिक ये उपयोगी हो जाएगा। तो मेरे साथ ही ये सब क्या हो जाएगा? ए और सी जो है हमारा अत्यधिक केंद्रित करने वाला ऑप्शन है। डी में गणित के बारे में विद्यार्थी की मनोवृत्ति पर। तो ये क्या है? सबसे अहम चीज है। जब तक हम बच्चों की मनोवृत्ति को नहीं समझेंगे हम बच्चा को किसी भी विषय को अच्छे से नहीं सिखा सकते हैं। और जब बच्चा के मनोवृत्ति को समझ जाते हैं तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को समझाते हैं, बताते हैं, तो बच्चा अच्छे से सीख पाता है। तो मेरे साथ ही भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये उपयोगी हो जाएगा। तो कौन उपयोगी नहीं होगा? इस पर ध्यान कम केंद्रित करना है, तो सबसे कम ध्यान केंद्रित करना है हमको ऑप्शन नंबर बी पर। क्यों? ऑप्शन नंबर बी में बोला है समस्याओं को हल करने के लिए
विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक प्रभाव पर। तो प्रक्रियात्मक प्रभाव का मतलब होता है बच्चों को नियम और सूत्र के उपयोग पर बल देना, मतलब उसको जोर देना कि आप नियम और सूत्र के माध्यम से चीजों को बनाओ और सीखो। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण एवं अधिगम हेतु मूर्त सामग्रियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध है। उन्हें बहुआधार अंकगणित ब्लॉक या खंड के लिए भी जाना जाता है। अब सभी साथी को समझ में आ गया होगा कि बहुआधार ब्लॉक या खंड के लिए किन्हें जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है जॉल्टन पी डाइंस, बी में है जीन पियाजे, सी में है मैक्स वदीमर और डी में है लेव वाइगोस्की। बताइए। तो मेरे साथ ही वो मनोवैज्ञानिक का नाम है, वो साहब का नाम है जॉल्टन पी डाइंस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना डाइंस ब्लॉक, बोलते हैं मेरे साथ ही डाइंस ब्लॉक। तो वही देखिए हमारा जो ब्लॉक और खंड की जो बात कर रहा है तो वो जॉल्टन पी डाइंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इन्हीं के माध्यम से ये खंड और ब्लॉक की रचना की गई है और ये अवधारणा दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। प्राथमिक स्तर की गणित पाठचर्या को बल देना चाहिए। बताइए मेरे साथ, प्राथमिक स्तर की गणित पाठचर्या को किस प्रकार बल देना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय अवधारणाओं का अनुभव करने पर, बी में है तकनीकी गणितीय भाषा के विकास पर, सी में है विशिष्ट गणितीय चिन्हों को सीखने पर, डी में है केवल गणितीय संक्रियाओं की करने पर। बताइए क्या हो जाएगा मेरे साथ ही, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या सही हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोला है प्राथमिक स्तर की गणित पाठचर्या को बल देना चाहिए। कैसे बल देना चाहिए, देखिए ए में बोला है मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय धारणाओं का अनुभव करने पर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट सर। बी में है तकनीकी गणितीय भाषा के विकास पर, तो मेरे साथ ही प्राथमिक स्तर पर इस पर बल नहीं देना है। विशिष्ट गणितीय चिन्हों को सीखने पर, इस पर भी बल नहीं देना है। केवल जहां दिया उसको पहले ही काटना, बात खत्म है। क्योंकि ये जो है हमारा निगेटिव टैग वर्ड है। क्या है मेरे साथी, निगेटिव टैग वर्ड है। केवल जहां दिखे सीधे काट के आगे बढ़ना है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित की पाठ योजना की सबसे कम उपयुक्त विशेषता है। हमको बताना है कि गणित की पाठ योजना की सबसे कम उपयुक्त विशेषता इन चारों में से कौन होगा। तो आइए सभी ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं और समझते हैं कि सबसे कम उपयुक्त विशेषता कौन है। तो देखिए ए में है यह शिक्षण को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाती है। तो इनमें साथ ये तो सबसे अत्यधिक उपयुक्त विशेषता है और हमको तलाशना है जो सबसे कम उपयुक्त विशेषता होगा, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए बी में क्या है, यह शिक्षकों को बच्चों के सीखने की कठिनाई का अनुमान लगाने और उनसे निपटने में मदद करता है। तो ये क्या है, उपयोगी है। सी में क्या है, यह बच्चों की सीखने की जरूरतों और क्षमताओं के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करती है। ये भी क्या है, हमारा गणित की पाठ योजना के अंतर्गत उपयोगी माना जाएगा। फिर डी में क्या है, यह छात्रों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करती है। ये नहीं करती है मेरे साथी। ये जो है पाठ योजना, गणित की पाठ योजना की सबसे कम उपयुक्त विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमको पूछ रहा था कम वाला हमको मिल गया ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी ये गणित की संरचनात्मक कक्षा की विशेषता नहीं है। को बताना है कि इन चारों में से गणित की संरचनात्मक कक्षा की विशेषता कौन नहीं होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है अध्यापक उस स्थिति को बनाने में मदद करते हैं जहां बच्चे अवधारणाओं को खोजते हैं। बी में है अध्यापक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करते हैं जो गणितीय अवधारणाओं के विकास के लिए आवश्यक है। सी में समस्या समाधान हेतु शिक्षक केवल मानक कलन विधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डी में अध्यापक अपनी कक्षा में अनुभवात्मक अधिगम वातावरण बनाते हैं। बताइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या सही जाएगा। तो मेरे साथी हमको तलाशना है जो नहीं होगा। क्लियर बोल दिया है कि गणित की संरचनात्मक कक्षा की विशेषता नहीं है। तो देखिए ए में है अध्यापक उस स्थिति को बनाने में मदद करते हैं जहां बच्चे अवधारणाओं को खोजते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषता में शामिल हो जाएगा, ये मेरे साथी उपयोगी हो जाएगा। बी में अध्यापक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करते हैं जो गणितीय अवधारणाओं के विकास के लिए आवश्यक है। तो ये क्या हो जाएगा, संरचनात्मक कक्षा की विशेषता में शामिल हो जाएगा। सी में क्या है, समस्या समाधान है तो शिक्षक केवल मानक कलन विधि, देखिए ना, केवल मानक कलन विधि पर ध्यान
क्रिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नहीं होगा। तो नहीं वाला हमको मिल गया ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर डी में क्या, अध्यापक अपनी कक्षा में अनुवात्मक अधिगम वातावरण बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अध्यात्मक कक्षा की विशेषता में शामिल हो जाएगा। बताइए कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई डाउट, कोई डाउट नहीं मेरे भाइयों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। गणित की कक्षा में एक बच्चा कहता है, आप देखिए गणित की कक्षा में एक बच्चा क्या कहता है, जैसा हम लोग उसका भी बात को सुन लेते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 है, क्या बोल रहा है, सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 है। फिर बोल रहा है कल मैं अपने चाचा के घर बस संख्या 234 से गया था। बताना है कि संख्या के किस पहलू का बच्चा उल्लेख कर रहा है, बताइए। बच्चा जो यहाँ पे उल्लेख कर रहा है वो संख्या के किस पहलू का उल्लेख कर रहा है, उस पहलू का नाम बताना है। तो देखिए ए में है गणन, बी में है अंकित नामिक, सी में है क्रम सूचक और डी में है संख्यात्मक मान। क्या है मेरे साथी, संख्यात्मक मान। बताइए क्या हो जाएगा। तो बच्चा जो यहाँ पे पहलू का यूज कर रहा है उस पहलू का नाम होगा अंकित या नामिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। इसमें देखिए क्या है, हमारा कथन है और दो कारण वाला हमारा प्रश्न है। तो आइए पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें बोला है कथन ए में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कारण R1 तथा R2 सही है। अब देखिए कौन से कारण इसके अकॉर्डिंग सही है। तो पहले हमको दिया है कथन ए, एक छात्र 89 के साथ 49 जोड़ने में असमर्थ है। ये मेरा क्या है, ये कथन है। तो मेरे साथी अब देखना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा रीजन सही होगा। तो देखिए हमारा रीजन 1 है, विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा से सहज नहीं है। मेरे साथ ये रीजन सही बोला है। कैसे सही बोला है, विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा से अगर सहज होते, मेरे साथी अगर सहज होते तो क्या होता, उसको ये आराम से ऐड कर लेते, जोड़ने में समर्थ हो जाते। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है सही बात बोला है। अगर समर्थ होते तो ये दोनों को ऐड करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती, वो किसी तरह का कठिनाई का सामना नहीं करते और आसानी से इसको ऐड कर लेते, जोड़ लेते। सहज नहीं है तभी क्या है, वो नहीं जोड़ पा रहे हैं, जो मतलब इसको जोड़ने में असमर्थ है। तो क्या हो जाएगा, हमारा रीजन 1 सही हो जाएगा। फिर रीजन 2 क्या है, छात्र को पुनः समूहीकरण के चरण को संचालित करने में कठिनाई होती है। सही बात है मेरे साथी। अगर छात्रों को पुनः समूहीकरण के चरण में अगर कठिनाई अगर नहीं होती तो बच्चा क्या करता है, इसको आसानी से जोड़ लेता। तो क्या होगा मेरे साथी, रीजन 2 भी इसके अकॉर्डिंग सही होगा। अब देखिए अब हमारा कौन सा इसका ऑप्शन सही जाएगा। तो देखिए सी में R और R1 और R2 दोनों ही कथन ए के सही कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विशेष बल देती है। बताइए मेरे साथ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 किस बात पर सबसे अधिक बल देने का काम करती है। तो देखिए हमारा ए में है विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं के विकास पर, बी में है 100% रोजगार देने के प्रबंध पर, सी में है मुफ्त शिक्षा देने के प्रबंध पर और डी में है प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर। बताइए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले काटिए कि 100% रोजगार देने के प्रबंध पर, मुफ्त शिक्षा देने के प्रबंध पर और विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं के विकास पर। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, ये हमारा एनईपी 2020 के विशेष बल के अंतर्गत ये गलत हो जाएगा। अब विशेष बल के अंतर्गत कौन सही होगा, तो वो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रत्येक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर ये बल देने का काम करती है। तो बताइए कोई भी साथी को कोई भी क्वेश्चन में जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत, कोई लेकिन किंतु परंतु, तो आप बेझिझक सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट करिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी को आज का क्लास काफी पसंद आया होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सभी साथी जाने से पहले कमेंट में इतना जरूर लिख जाइए कि आपका 15 में सही स्कोर कितना आ रहा है, ताकि हमें पता चले कि हमारे सभी साथी तैयारी में लग गए हैं या अभी भी टाइम पास ही कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।